तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और ऑब्वियसली आज का ये सेशन फिर से एक बार बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे जाने वाला। और जितने भी एनसीसी हमारे एस्पिरेंट रहे हैं और फाइनली उनका सपना कहीं ना कहीं फौज ज्वाइन करने का है, तो बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारे डाउट्स जो आपके दिमाग में हमेशा बने रहते हैं कि सर एनसीसी में ABC सर्टिफिकेट्स का क्या मतलब है, सर ग्रेड्स के क्या मतलब है, A ग्रेड चाहिए, B ग्रेड चाहिए, सर C ग्रेड कैटेगरी चाहिए। बच्चों के लगातार प्रश्न बनते हैं कि आखिर सर वैकेंसीज कितनी हैं। और अभी तो एक बड़ा भ्रम बना रहता है देश में, क्या सर एनसीसी कर लिया तो ग्रेजुएट लेवल की जितनी भी एंट्री हैं क्या हमें उसमें डायरेक्ट एसएसबी का मौका मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में हैं सर। जितने भी हमारे इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन वहां एसएसबी के दौरान होंगे, आखिर वो सर जो है हमारी जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स हैं, या जो हमने एफर्ट्स किए हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज हमने की हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो क्या बनते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारा भ्रम इस देश में एनसीसी जो हमारे कैडेट्स हैं उनके अंतर्गत है। और बहुत सारे बच्चे जो एनसीसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अवेयरनेस ना होने की वजह से उनमें एक बड़ा कंफ्यूजन है कि सर 9th स्टैंडर्ड से ज्वाइन करें, 10th स्टैंडर्ड से ज्वाइन करें, 11th से ज्वाइन करें, 12th से ज्वाइन करें, या फिर ग्रेजुएशन से हम ज्वाइन करें। और आखिर सर इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, आखिर क्या प्रक्रिया होगी ABC सर्टिफिकेट को क्लियर करते हुए फाइनली C सर्टिफिकेट में A और B ग्रेड पाने का। तो बिल्कुल आज इस कन्वर्सेशन हमारे साथ फिर से कैप्टन सर है। सर स्वागत है इन द शो। एंड ऑब्वियसली सर आई थिंक इट्स अ बिग एंट्री एंड मुझे लगता है कि देश में सर इसको जो एक रियल अवेयरनेस चाहिए वो बड़ी कमी है एक्चुअली। और जो सबसे ज्यादा दुखदाई मेरे को चीजें निकल के आई कि मैं आपसे भी जिक्र भी कर रहा था कि 10+2 लेवल पे जब आर्मी TS और नेवी 10+2 बीटेक एंट्री होती थी सर डायरेक्ट एसएसबी के लिए, तो लोग ये कहते थे एनडीए को डायरेक्ट एसएसबी दीजिए। मतलब पीपल ट्राई टू मेक देम कंफ्यूज कि अगर आपके पास डायरेक्ट एसएसबी है तो आप एनडीए क्यों जा रहे हैं। भाई इनको समझ में आना चाहिए था आर्मी TS इज अ डिफरेंट थिंग, नेवी TS इज अ डिफरेंट थिंग एंड एनडीए इज टोटली डिफरेंट थिंग। तो बच्चे सर एनडीए के एग्जाम ही ना दें, वो पूरा ध्यान कहां लगा दे वहां पे। और कहीं ना कहीं सर उसमें लाजमी सी बात है कुछ लेवल का आउटपुट नहीं आ पा रहा था। बट मुझे लग ये कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा आज कि अब फाइनली आर्मी TS नेवी TS को कोई नहीं कहेगा कि आप एनडीए के माध्यम से इसको जाए, क्योंकि अब उसमें IT मेन की जरूरत है, बोर्ड के अच्छे परसेंटेज की जरूरत है, तभी कर पाएंगे। सर सेम फोबिया जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था एनसीसी एस्पिरेंट से, तो सेम फोबिया कि सर हमने तो एनसीसी कर दी, हमारा तो डायरेक्ट एसएसबी हो गया, अब हमें क्या जरूरत है किसी रिटन एग्जाम के प्रोसेस में जाने की। तो लाजमी सी बात है सर इस पहलू को भी हम उठाएंगे कि आखिर एनसीसी के साथ साथ आप और क्या रास्ता बनाएं जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। तो सर एनसीसी का थोड़ा सा आउटलुक एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिटन एग्जाम नहीं है, तो क्या एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है, किस तरह से कैंडिडेट को काम करना चाहिए, और ओवरऑल कुछ बताएं सर इसके विषय में। सर एनसीसी एंट्री जहां तक आप देखेंगे ना, इनका ग्रुप बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अब इतनी जर्नी ये करके आते हैं, कैंप्स में भी गए होंगे, साथ में रहना है, इनकी कंप्लेंट्स बहुत कम होती हैं। लेकिन बड़ा डिसएडवांटेज जो सिलेक्शन बोर्ड में देखने को मिलता है, व्हाट आई जनरली स्पीक एवरी टाइम, देयर कम्युनिकेशन स्किल नीड टू बी गुड इनफ, दे शुड बी मच मोर कंफर्टेबल विद लैंग्वेज। और एनसीसी कैंडिडेट्स के साथ में इनकी कंफर्टेबिलिटी बहुत कम नज़र आती है। वो ट्रेनिंग का भी लगता है और उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ एन डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, तो लैंग्वेज का उतना फ़र्क ना पड़े। शायद लैंग्वेज का फ़र्क हमेशा पड़ेगा और यहाँ पर इनको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एनसीसी एंट्री में ये चीज़ बहुत ख़राब आती है। ये दो चीज़ें, एक इनका OIR अच्छा नहीं होता है, इनके OIR का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इनके सिलेक्शन के ऊपर, और दूसरा इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा नहीं होता है। तो दो बड़े इश्यूज़ हैं और मुझे लगता है सर जो आप बता रहे हैं एग्जैक्टली सही है, क्योंकि जो भी एनसीसी कैंडिडेट से मेरा इंटरेक्शन हुआ, जब मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर पे उनसे बात की और समझने की कोशिश की, तो यही दिक्कत मूलभूत है कि सर हमारा कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है सर। और पहले जैसे आपने एक पॉइंट आउट किया कि कहीं ना कहीं जो है एक अलग तरह की साइकोलॉजी में लोग हो जाते हैं, वो एसएसबी में अफेक्ट करता है। एनसीसी के लिए सर जो एक सबसे बड़ी बात समझनी होती है कि जो एक माइंडसेट है, लाजमी सी बात है, बच्चों का एक फोबिया ये भी बन रहा है कि सर एनसीसी में रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं भी एक ट्रैक जानता ही हूँ कि 250 से सर 300 बच्चा रिपोर्ट कर रहा है, और सर उसमें से केवल जो है 25 से 30 बच्चों को केवल स्क्रीनिंग किया गया। तो सर इसके लिए तो मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर हम इसको सीडीएस और एफकैट या आईनेट जैसे अन एंट्री से कंपेयर करें, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे जिसके लिए ये भी एलिजिबल है, वहाँ पे लाजमी सी बात है कि आपका पहले ही लेवल पे स्क्रीनिंग लगा हुआ है। दैट मीन वो रिटन एग्जामिनेशन वो प्रूव करता है कि आप कैपेबल हैं, तभी आगे बढ़ रहे हैं। तो लाजमी सी बात है सर उनका स्क्रीनिंग रेशियो भी ज़्यादा है और सफलता भी कहीं ना कहीं ज़्यादा सुनिश्चित हो जाती है। तो बच्चों को सर आपको क्या लगता है कि क्या एनसीसी के बच्चों को केवल एनसीसी पे ही फोकस करना चाहिए एंट्री पे, या अन एंट्री के लिए भी सर उन्हें जाना चाहिए? सर बिल्कुल दूसरी एंट्रीज की तरफ उनको जरूर देखना चाहिए। देखने से उनको देखिए दो फायदे होंगे। एफकैट का अगर कोई रिटन एग्जामिनेशन दे रहा है, आईनेट का दे रहा है, सीडीएस का एग्जाम दे रहा है, जाहिर बात है उसका कम्युनिकेशन स्किल अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट एंट्रीज के साथ ये बड़ा मसला होता है। आप सिर्फ एनसीसी की बात छोड़ करके अगर हम और भी डायरेक्ट एंट्रीज को देखें, आर्मी टीएस 10+2 को अगर आप देख लें, अब थोड़ा सा सुधार आ जाएगा क्योंकि आईआईटी का जो प्रोसेस में लाएंगे वो लोग। अदरवाइज आर्मी टीएस का भी यही मसला था।
जितनी डायरेक्ट एंट्रीज हैं वहां पर रिपोर्टिंग और स्क्रीनिंग का रेशियो बहुत फर्क डालता है, बहुत फर्क डालता है, क्योंकि उनका फर्स्ट लेवल अब स्क्रीनिंग हुआ ही नहीं। अगर आप रिटन से आते तो आप कैपेबल होते हैं। सर, दे वर नॉट इवन प्लान कि हाँ हमें करना क्या है, जा करके उनको लगता है कि हमें इतना % नंबर मिल गया या हमें ये सर्टिफिकेट मिल गया, अब चले SSB की तरफ। तो आगे की कोई भी चीज़ उन्होंने तैयारी नहीं की, स्क्रीनिंग प्रोसेस में गए नहीं वो लोग, खुद को रियलाइज भी नहीं किया कभी भी उन्होंने। तो ऐसा जब ये पॉइंट मैं उठा रहा था तो बच्चों का एक लगातार प्रश्न था कि सर एनसीसी के दौरान बड़ी व्यस्तता बढ़ जाती है, स्पेशली इन ऑन ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड्स, कि 3 साल की जर्नी है सर, 3 साल का ग्रेजुएशन है, हमें अपनी पढ़ाई का भी ख्याल करना है सर, और इतने सारे कैंप सर हर साल, तो कहीं ना कहीं सर वो एकेडमिक का मैनेजमेंट और एनसीसी दोनों को बैलेंस करना सर थोड़ा टफ हो जाता है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चे इसके लिए सर क्या करें? सर देखिए, एनसीसी तो सेल्फ इंटरेस्ट की बात होती है। अब एक कॉलेज में मान लीजिए बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बट एनसीसी पार्टिसिपेशन तो लिमिटेड लोगों का होता है। इट शोज योर ओन इंटरेस्ट, हाउ यू वांट टू ग्रो, व्हाट ऑल डेवलपमेंट्स यू वांट टू ब्रिंग इनटू योरसेल्फ। आपके अंदर वो कुछ लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप होंगी। एनसीसी का बहुत बड़ा रोल देखिए सर आप, 1962 की वॉर, दो वी लॉस्ट दैट वॉर, लेकिन एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को बैटलफील्ड में एक्सपोज किया गया था। इतना बड़ी अगर जवाबदारी दी जा रही है तो सेकंड लाइन वॉरियर्स आप हैं, बिल्कुल। अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं तो आप सेकंड लाइन वॉरियर्स हैं। आप कोई भी मेगा इवेंट देख लीजिए, लेट इट बी कुंभ मेला, लेट इट बी एनी नेशनल लेवल फेस्ट, वहाँ पर लोकल एनसीसी बटालियंस को अप्रोच जरूर किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम पुलिस सिक्योरिटी या RAF, इसके अलावा एनसीसी बटालियन को बैकअप में रखा जाता है कि आप भी काम करें, और वो भी काम करते हैं वहाँ पर। तो जवाबदारियाँ तो बढ़ गई इनकी अपने आप, ये वॉलेंटियरली होगा, है ना। तो वो इंटरेस्ट की बात आ गई कि कौन बच्चा करना चाहता है इस चीज़ को। बट सर जो कैंप्स तो लगते ही हैं सर, और उसमें तो जब नेशनल कैंप हो रहा है आपका, या जो एक पर्टिकुलर कैंप मैंने लिखा था कि इंटीग्रेशनल कैंप इनके भी होते हैं जो है, जिसके अंतर्गत इनका मैंडेटरी है कि जो है ये इंटीग्रेशन कैंप इसमें जाना, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, हाँ, महीने भर की व्यस्तता हो जाती है। स्पेशली सर मैं RDC की ही बात करूँगा। जब हम रिपब्लिक डे कैंप की ही बात कर लें तो पूरे स्टेट से चुनाव होकर बच्चा लखनऊ पहुँचा, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 4 से 5 हज़ार बच्चा, उसमें भी स्क्रीनिंग किया गया, फाइनलाइजेशन किया गया, 10 दिन का प्रोसेस रहा, फिर वहाँ से फाइनल होकर दिल्ली पहुँचे सर, फिर 1 महीने वहाँ भी ज़बरदस्त तगड़ा रगड़ा रहा, उसके बाद जाके चुन के एक सही टीम होती है जो उसके लिए पार्टिसिपेट करने का मौका पाती है। तो सर लगता नहीं कहीं ना कहीं बच्चों का एकेडमिक्स थोड़ा इस वजह से डिस्टर्ब हो जाता है? नहीं सर, एक तरफ अगर कुछ एकेडमिक्स पे असर आता है तो दूसरा ग्रोथ भी तो देखें एक स्टूडेंट की। एग्जैक्टली, एज अ यंगस्टर अगर कोई, ये देखिए व्यस्तता 1 महीने की ट्रेनिंग दिल्ली में रख कर के उनको ट्रेनिंग देना, उस हिसाब से रहना, उस रूटीन को फॉलो करना, ये इनके साथ नहीं होगा। जितने कंटिंजेंट आएंगे उन सबके साथ है। वो आर्मी वाले भी आकर के वहीं पर वही ट्रेनिंग करेंगे 1 महीना, एयरफोर्स वाले, पैरामिलिट्री फोर्स वाले, जितनी झांकियाँ निकलती हैं वो सब भी आएंगे वहाँ पर। तो तैयारी तो सब कर रहे हैं अपनी अपनी। ये मेगा इवेंट है, नेशनल डे है हमारा, अगर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप राजपथ पर चलने का मतलब बड़ी बात हो गई। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ सर, अब इसकी वैल्यू देखिए कहाँ से आती है कि आई मेट वन जेंटलमैन, वो इंटरव्यू देने गए SSB का मई के महीने में, अप्रैल में, मई के महीने में इलाहाबाद में वो अपनी रिपोर्टिंग दे रहे थे। बहुत गर्मी, एनसीसी एंट्री। अब तो ये मना हो गया है कि आप अपना एनसीसी ब्लेजर नहीं पहन सकते हैं, स्कार्फ नहीं लगा सकते हैं SSB में, उस समय पे नहीं था। तो वो गर्मी में नेक स्कार्फ लगा करके आर्मी का नेवी का ये अपना एनसीसी का ब्लेजर पहन करके पहुंच गए वहाँ पर। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थोड़ी देर ये सोचते रहे कि इतनी गर्मी में ये कंफर्टेबल है या नहीं है। तो उन्होंने कहा पहले कि आर यू कंफर्टेबल, ही सेड यस आई एम कंफर्टेबल। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बार दोबारा पूछा उनसे, पास में पानी का ग्लास रखा था, उन्होंने कहा भाई पानी पी लो, तो अगर आप चाहें तो पानी पी सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर आई एम फाइन। देन थर्ड टाइम इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क्ड हिम कि जेंटलमैन are you seriously saying you are comfortable in this blazer and neck scarf in this hot weather? Then he said, okay sir, you are talking about my blazer and neck scarf. Sir, it's not matter of comfortability for me. Since it is not ordinary blazer and neck scarf, it was presented to me by Prime Minister of India when I had represented National Cadet Corps contingent on Rajpath. So this was the clarity. देखिए सर, एक बच्चे ने कितना पाया और कितनी क्लैरिटी से वो अपनी बात को रखता है, and he was recommended.
सर ये बड़ी बात भी है, मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ ज़िंदगी में बड़ा पाने का सोचा है तो आपको बड़ा करना पड़ेगा। आप उस ऑर्डिनरी लोगों की तरह ये नहीं एक्सक्यूज़ दे के निकल सकते कि सर आई वाज बिजी इन द कैंप एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्रिपेयर वेल फॉर माय रिटन एग्जामिनेशन इवन माय ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड एग्जाम टू। तो दैट्स नॉट लुक कूल एक्चुअली। ये एक फौजी स्पिरिट के हिसाब से ठीक नहीं लगता। एक जो जर्नी आपने तय की उसके लिए बिल्कुल छोटा सा जो है चीज़ दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल शोभा नहीं देता है एज ए एनसीसी कैडेट। मतलब दे हैव पोटेंशियल टू लॉट, ये बहुत कर सकते हैं। पॉइंट ये बनता है सर, अभी बच्चों का लगातार जो प्रश्न है, जैसे बच्चों ने फॉर्म भर दिया है एंड ऑब्वियसली बड़े स्तर पे फॉर्म अप्लाई होता है पूरे देश से, एंड बच्चों में एक बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है सर कि क्या एनसीसी के लिए कुछ स्पेसिफिक होगा ड्यूरिंग द इंटरव्यू, अदर प्रोस्पेक्ट। इवन हम ये बात बड़े अच्छे से उनको गाइड भी कर दें कि वी स्टार्टेड ऑन ऑफलाइन प्रोग्राम। हम लोगों ने 1 जुलाई से ऑफलाइन प्रोग्राम एसएसबी का स्टार्ट हो चुका है। पहले आप हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। एंड द वन पर्पज आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर कि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है वो बिल्कुल ऐसा है कि जहां हम 1 to 1 बिल्कुल इंटरेक्ट कर रहे हैं और हर बच्चे को समझ रहे हैं और उस हिसाब से गाइड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एनसीसी कैडेट्स को सर इस तरह की स्पेशल ट्रेनिंग की बड़ी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एक सर फोबिया बना देने की वजह से इनमें एक अलग सा डर हो जाता है। और जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन फैक्टर इनका सबसे बड़ा वीक होने की वजह से दे आर सो मच जो है इन फियर ऑलवेज कि उधर क्या होगा, कैसे होगा और हम कैसे अच्छा कर पाएंगे। अब पॉइंट आता है सर कि जब बच्चे जा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस दिमाग में बनते हैं कि सर क्या कुछ एनसीसी स्पेशल क्वेश्चंस भी होंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू, क्या क्या फ़र्क पड़ेगा अलग अलग टास्क में, इंटरव्यू के दौरान, साइकोलॉजी टेस्ट के दौरान, जीटीयू के दौरान, क्या कुछ डिफरेंस क्रिएट करता है सर एक एनसीसी कैडेट्स के लिए एसएसबी के दौरान? नहीं, साइकोलॉजी टेस्ट और जीटीओ में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटरव्यू में ज़रूर इनसे सवाल पूछे जाएंगे एनसीसी से रिलेटेड। आप अगर सी सर्टिफिकेट आप लेकर के आ रहे हैं यहाँ तक तो कुछ तो सीखा होगा एनसीसी में। और जो सीखा है उसको आप कितना याद रखते हैं, क्या ग्रास्पिंग लेवल है। .22 से फायरिंग करके आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर मैंने पूछ लिया कि आपने .22 से फायरिंग की थी, इसका जो कारगर रेंज होता है, इफेक्टिव रेंज, वो कितना होता है आपको नहीं पता है ना। आप मैप रीडिंग करके आए हैं, जो कंपास आपने यूज किया प्रिज्मेटिक कंपास, अब उसका मैं पूरा नाम पूछ लूं आपको नहीं पता है। और कहाँ बना, कैसे पहले उसकी इन्वेंट हुई, कहाँ पहले इस्तेमाल किया गया। मैप रीडिंग में नॉर्थ ढूंढने के 4 तरीके बता दीजिए, आप नहीं बता पा रहे हैं। या आपसे ये कह दिया कि भाई हाँ 7.62 SLR के साथ आपने ड्रिल सीखी थी या वहाँ पर वेपन ट्रेनिंग भी आपने सीखी, तो 7.62 SLR कितने भागों में खुलती है आपको नहीं पता है। इट शोज कि ये कैडेट सीरियस कैंडिडेट्स नहीं है। और ये एनसीसी में स्पेशल इशू है सर इस चीज़ को, वो डायरेक्ट एसएसबी का नारा है। फिर आता है एक प्रश्न सर कि व्हाट वाज द रूटीन ऑफ एनुअल ट्रेनिंग कैंप। अक्सर ये प्रश्न मुझे, इस रूटीन को पूछने का क्या पर्पज होता है सर? हाउ ऑर्गेनाइज्ड यू आर, दैट इज। जैसे अब सर बाकी जगह पूछ लेते हैं कि टेल मी योर डेली रूटीन, सो दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी क्वेश्चन। इनसे भी ये पूछा जाता है कि आप अगर वहाँ पर थे 10 दिन, क्या रूटीन फॉलो होता है, तो आप कितने बजे सुबह उठते हैं। वो तो स्टैंडर्ड 10 दिन तक एक ही फॉलो किया जाता है, और 10 दिन एक ही रूटीन को फॉलो करने के बाद भी वो रूटीन आपके जहन में बैठा नहीं, तो इसका मतलब है कि आप अवेयर नहीं जी। इसलिए एक प्रश्न भी बनता है कि व्हाई एज एनसीसी कैडेट मोर डिस्टिंग्विश्ड देन द पर्सन हु इज नॉट एन एनसीसी कैडेट। मतलब क्यों आप बेहतर हैं, क्योंकि आप जिस चीज़ को कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी का पता आपको होना चाहिए। या साथ में एक प्रश्न और जोड़ लें सर कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एनसीसी कैडेट। हम दोनों चीज़ अटैच कर लें सर। इस प्रश्न का कितना मायने होता है सर, और बच्चे अक्सर इस प्रश्न को लेकर डेमोरलाइज हो जाते हैं। उनको लगता है वो इस प्रश्न का जवाब कहीं और से ढूंढेंगे, जबकि असल में जी वो अपनी क्यूरियोसिटी लेवल होती है। अब ये देखिए सर कि अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, उसने सब्जेक्ट चुन लिया साइंस, सिंस फिजिक्स उसने रखा अपना कोर सब्जेक्ट, और उसको फिजिक्स का करियर ऑप्शन ही नहीं पता है, तो वो क्या कर रहा था अभी तक। अगर वो एनसीसी किए है, सी सर्टिफिकेट होल्ड हो गया, अब अर्न कर लिया अपनी मेहनत से उसने सी सर्टिफिकेट, उसके बाद उसको वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं पता है। अच्छा, एसएसबी ट्रेनिंग या अपीयर होने का इनको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है सर? एक तो इनकी अवेयरनेस अच्छी हो जाती है, लैंग्वेज अगर इंप्रूव्ड है आपकी। अपार्ट फ्रॉम पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, देयर आर सेवरल नेशनल लेवल ग्रुप्स, रिलायंस या अडानीज, बड़ी कंपनीज में आपको जॉब, अच्छा जॉब मिल जाता है। विप्रो में मिलता है, ठीक है, इन्फोसिस में मिलता है सिक्योरिटी का, और बहुत अच्छी सैलरी के साथ मिलता है। बट देयर ऑल्सो वो ये देखना चाहते हैं कि आप आए कहाँ से हो, कितनी नॉलेज है, कितना अवेयर हो। और वो हो सकता है इंटरव्यू में पूछते हैं कई बार कि ओके आपने सी सर्टिफिकेट किया है,
हाँ, इससे पहले एसएसबी क्यों नहीं अपीयर किए फिर आप? तब आप क्या कहोगे वहाँ पर? इट मीन्स कि ये कैंडिडेट का कहीं भी अपने लिए अवेयरनेस नहीं थी या इसके अंदर वो चीज़ नहीं थी कि मेरे करियर ऑप्शंस क्या बनते हैं इसके साथ साथ। तो आप कोई मेहनत कर रहे हैं, आप एनसीसी करके आए हैं, तो एनसीसी के करियर ऑप्शंस तो आपको क्लियर होने चाहिए कम से कम। बिल्कुल सही सर। और मुझे लगता है कि इसी चीज़ को कर रहे हैं आप, उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं और अपने लाइफ के डिवोशन को, पैशन को उसके दौरान दर्शा ही नहीं पा रहे हैं, तो वो फिर एक रॉन्ग फैक्टर हो जाएगा। सर ट्रेनिंग में बड़ा ज़रूरी मुझे लगता है कि देश का जितना भी एनसीसी एस्पिरेंट है, मैं चाहता हूँ सर इनकी स्पेशल ट्रेनिंग्स हो, बिकॉज बंदों में पोटेंशियल बहुत है सर। और सर इतनी ह्यूज स्ट्रेंथ है हमारे, मुझे सेकंड लाइन ऑफ फोर्स जैसे आप कहते ही हैं हमेशा, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है सर। और मुझे लगता है कि एनसीसी मानता हूँ मैं एक एंट्री है सर, बट पहले लिए बच्चे सीडीएस के लिए जाएं सर, वहाँ पे भी इनको जो है फाइनल सिलेक्शन में कहीं ना कहीं प्रिविलेज्ड होते हैं। एफकैट ने तो सर स्पेशली इनके लिए सीट रिजर्व कर रखी है और परसेंटेज भी दे रखा है सर। सेम सर आईनेट जब इंडियन नेवी करा रही है, सेम सर वहाँ पे भी इनको रिजर्व रखा गया है। तो आई थिंक दे हैव मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो इस तरह डेमोरलाइज ना हो, केवल 2 लक्ष्य बनाए सर, जहाँ इन्होंने एनसीसी में गए तो वहाँ पे उस समय वहाँ के हों और उस लेवल का परफेक्शन पर्सनैलिटी अर्न करे जो ट्रेनिंग के माध्यम से मिल रही है। दिल से सीखें, दैट वन वर्ड। और फिर जब ये सर अपने एकेडमिक्स में आए तो वहाँ भी बेहतरीन करें। और आपके ऊपर डबल जिम्मेदारी है बच्चा, आप एक्सक्यूज दे के नहीं जा सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट। और आपने दोनों अच्छे से किया सर, अल्टीमेट मेजर कल्सी क्लासेस का परिवार का हिस्सा बने सर, जिससे हम इनको उस लेवल पे ट्रेन कर पाए जो जरूरी है। अब एक प्रश्न बनता है सर, इसे बच्चों ने एनसीसी का फॉर्म भर दिया, ऑब्वियसली डेट्स लिंक आएंगे लेटर ऑन, तो सर इधर जो 2 महीने 3 महीने का टाइम मिला, इस पे सर आपका क्या सुझाव होगा? जितनी भी एनसीसी कैडेट्स सर फॉर्म भर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए और किस तरह अपनी तैयारी को सर एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले 14 नवंबर अगस्त के एफकैट एग्जाम दृष्टिकोण से भी अच्छा करें खुद को? सर जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें, बहुत ज़रूरी है। एनसीसी में एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा जो मैंने शुरू में कहा सर आपसे, कम्युनिकेशन स्किल का, उसका कारण ही यही होता है कि जब ये लोग एनुअल ट्रेनिंग कैंप तक जाते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट्स आपको वो मिलेंगे जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप तक ही सीमित रह जाते हैं। वो क्योंकि आर्मी अटैचमेंट कैंप की तो सीट्स लिमिटेड होती हैं, बेसिक लीडरशिप कैंप जो आता है उसका वो डायरेक्टरेट लेवल होता है, तो अब बाहर के स्टेट के बच्चे आएंगे उसके साथ। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है या वाईईपी है इनका या एडवांस लीडरशिप है, ये सब नेशनल लेवल कोर्सेज हैं। 70 to 80% लड़के वो मिलेंगे इस रेस में आपको जो सिर्फ एनुअल ट्रेनिंग कैंप तक लिमिटेड थे। अच्छा, अपनी बटालियन में वो सिर्फ अपने ही बच्चों को देखते हैं जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं या बातचीत का लहजा अच्छा नहीं होता है। कैंप्स में अभी कभी आप जाकर के देखिए एनसीसी में सर, सबसे खराब लहजा जो होता है भाषा का वो एनसीसी कैंप्स में देखने को मिलता है। अच्छा, ऑफिसर्स के भी सर? नहीं, ऑफिसर्स के नहीं सर, ऑफिसर्स तो नहीं कम्युनिकेट करेंगे, बट आपस में, अच्छा आपस में कैडेट्स का जो लहजा होता है बातचीत करने का, वो सबसे खराब देखा जाता है एनसीसी के अंदर, स्पेशली एनुअल ट्रेनिंग कैंप के दौरान। उसको कभी आप सुधारने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो जब आप एनसीसी कर रहे हैं, पहली कोशिश तो ये करिए कि अच्छे कैंप्स को जरूर रिप्रेजेंट करें, नेशनल लेवल कैंप्स की तरफ जाएं, एक्सपोजर बढ़ेगा, आपकी लड़ने की जो जिद है, कुछ पाने की जो जिद है वो बढ़ जाएगी अपने आप। और फिर जब यहाँ 2 महीने का समय है, चलो आज तो पता चल गया कि मैं एसएसबी में 3 महीने बाद जा रहा हूँ, किसी का कम्युनिकेशन लेवल वीक हो सकता है, मगर 3 महीने में मैक्सिमम आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट की अगर जिद है आपके अंदर तो इंप्रूवमेंट का टाइम मिल रहा है। अभी हम बैठे रहें चुपचाप और 3 महीने बाद कहें कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है, नहीं सर, इसीलिए फायदा क्या होगा? जी, इसीलिए एक पॉइंट हम लोगों ने उठाया कि भाई केवल एसएसबी की ट्रेनिंग मेजर कल्सी क्लासेस में 14 डेज की नहीं है, आप 1 साल तक वैलिड है। आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार इच्छा करे आपको आप करिए, 1 टाइम ही चार्जेस लगते हैं। बट अगर बैठ के इंतजार करेंगे कि फिर आएगा 14 दिन में चमत्कार होगा, तो वो संभव नहीं है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कैंपस में रीच कर पाने का, आप ऑनलाइन जुड़िए। जिस दिन आप ऑफलाइन में आएंगे वो ऑनलाइन का भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से वहाँ पे। और फाइनली ऑफलाइन तो हम ओपन हैं ही, आप आइए, हम रियल ट्रेनिंग आपकी करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार, जब तक वो व्यक्तित्व ना आ जाए। और बड़ी अच्छी बात आपने कही सर कि इतनी क्रेडिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनसीसी कैडेट्स को जिस तरह के रिस्पेक्ट और वैल्यूज से हम देखते हैं, उस दौरान अब इनकी भी जिम्मेदारी बनती है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर उस डिग्निटी को मेंटेन भी करें। उसमें हर चीज़ ज़रूरी है, इनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, इनकी लैंग्वेज अच्छी हो, इनका कॉमन सेंस बढ़िया हो, इफेक्टिव इंटेलिजेंस प्रूव करें और हर वो इनिशिएटिव लें ज़िंदगी में जो बिल्कुल ज़रूरी है। कहते हैं फौजी बनने से पहले फौजी लाइफ जीने का इनको एक मौका मिलता है।
तो उस डिग्निटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रश्न था सर, व्हाट वर्क डज एनसीसी कैडेट ड्यूरिंग द वेरियस इवेंट, मे बी इट्स अ कम्युनिटी हेल्प, मे बी इट्स अवेयरनेस कैंप। तो सर ये सब जो चीज़ें हैं, चाहे वो कम्युनिटी हेल्प हो या किसी भी तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की बात हो या किसी भी तरह के अवेयरनेस, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन, ब्लड डोनेशन कैंप्स, लॉट ऑफ एफर्ट दे डू एक्चुअली, इन सब चीज़ों का सर एसएसबी में क्या फ़ायदा होता है और वहाँ पे किन चीज़ों का इनको ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल बहुत बड़ा फायदा होगा सर इसका। अब अगर कोई जब भी एपिडेमिक होगी, कोई डिजास्टर है, वहाँ एनसीसी को इनवाइट किया जाता है। आप बच के भागेंगे वहाँ से कि नहीं जी मुझे ना बुलाया जाए, तो वो फिर वही हाफ इंटरेस्ट दिख रहा है ना। एक छोटी सी कहावत होती है ना सर कि विनर्स अवेल द अपॉर्चुनिटी, लूजर्स लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। आप खड़े खड़े अवसर का इंतजार नहीं कर सकते हैं, जीतना है तो बढ़ करके मौके का फायदा उठाना होगा। और ये कई जगह चीजें अप्लाई होती है। पहली चीज तो देखिए सर, ये कैडेट्स वो होते हैं जो कॉलेज में लिमिटेड बच्चे एनसीसी के अंदर जाते हैं, तो देयर दे हैड अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। कोई आपको बुलाता नहीं, आपको पकड़ के नहीं ले गया था एनसीसी में, आप खुद की इच्छा से गए थे और आपका इंटरेस्ट था, यू ट्राइड अवेलिंग दैट एंड यू हैड अवेल्ड इट। अब दूसरी बात, 2 महीने रह गए हैं, अभी आप इंतजार कर रहे हो, तो जो पहले आपने अवेल किया था उसको खो देंगे। और वहां रहते जो आपने अलग अलग भागीदारी की है, अगर आप कह रहे हैं कि जी मुझे किसी मेले में ड्यूटी लगानी है या कहीं पर भी है, अगर वो सब किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, रिलीफ कैंप्स होते हैं, ये सारे कैंप्स में प्लांटेशंस सबसे आसान, रोज वीकेंड्स पे ही हो जाता है कई सारी बटालियंस में। तो आप उसका भाग बनिए, हिस्सा बनिए, आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। और एग्जैक्टली मुझे लगता है सर, जब साइकोलॉजी ऐसा टेस्ट जब हमारे सामने आता है और वो इमेजेस आती हैं सर, तो मुझे लगता है कि जो ये रियल एक्शंस हमने किए होते हैं, और मैं हीरो तो नहीं कहूँगा, एक एनसीसी कैडेट के तौर पे जो आपने वहाँ रोल निभाया होता, जो लीडरशिप, वो ऑटोमेटिकली सर उन स्टोरीज में दिखती है। और मुझे लगता है साइकोलॉजिस्ट के लिए यही सबसे बड़ी नीड होती है, जो एक्चुअल चीज़ें आप लेके आते हैं। अब लेट्स डिफरेंशिएट इट सर। अब देखिए टीएटी है, स्टोरी लिखना है आपको। एक लड़का ग्रेजुएशन करके आता है, वो सिर्फ कॉलेज जाता है, क्लास में बैठता है, अपने घर वापस। आप एनसीसी का पार्ट हो करके उससे ज़्यादा एक्सपोजर पाते हैं। आप कई जगह, कई कैंप्स गए होंगे, आप कई सारे सोशल इवेंट्स में गए होंगे आप पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपका जो ग्रास्पिंग है, एंड अगेन टीएटी इज टेस्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड से पहले चीज जो है आपके पास्ट एक्सपीरियंस को ही लेकर के आती है। और इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? एक लड़का जो सिर्फ क्लास तक रहा, उसके एक्सपीरियंसेस आपकी अपेक्षा बहुत कम होंगे, आपके पास ज्यादा इमेजिनेशंस हैं, सिर्फ उसको सही ढंग से रिप्रेजेंट। और इमेजिनेशन सर प्रैक्टिकल है और रियल है, तो ये बहुत बड़ी बनावटी नहीं लगू, बनावटी नहीं। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, मुझे लगता है कि ये आपके साइकोलॉजी का टेस्ट है एक तरीके से। आप एक ऐसी इमेज को कैरी कर रहे हैं, एक ऐसा सोशल इनिशिएटिव ग्राउंड लेवल पे आप ले रहे हैं, कल को जो आपकी कहानियों में निकल के आएगा, एंड वही रियल हीरो को दर्शाता है और वही सफलता की ओर आगे बढ़ जाता है वो लोग। तो ये बहुत मायने रखता है अगर आप इस तरह के इवेंट्स और इन चीज़ों को करने का मौका पा रहे हैं। क्योंकि सर मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, एसएसबी एस्पिरेंट्स से, तो बड़ा प्रश्न यही रहता है सर, एक्स्ट्रा कैरिकुलर में हम क्या लिखें, इवेंट्स में हम क्या लिखें सर, स्पोर्ट्स में हम क्या लिखें, इंटरेस्ट में हम क्या लिखें सर, हॉबीज़ में हम क्या लिखें, क्योंकि हमने पढ़ने के अलावा कुछ किया ही नहीं आज तक, ना हमें वो मौके दिए गए। तो बीइंग अ एनसीसी कैडेट मुझे लगता है कि सर ये बड़ा मौका है। और जितने भी हमारे गांव देश कस्बे के बच्चे अक्सर कहते रहते हैं कि सर कॉन्वेंट स्कूलिंग नहीं है मेरी, उस तरह का एक्सपोजर नहीं, उस तरह के कैंप्स एनुअल इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो मुझे लगता है उन सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए तो सर एनसीसी वरदान की तरह है कि आप इससे एसोसिएट होकर के वो एक्सपोजर चीज़ें पा जाएंगे जिसमें आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है। तो मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल पीपल दे बिलोंग टू विलेज एरिया, जो इंटर कॉलेज से पढ़ रहे हैं, मिडिल स्कूल से पढ़ के आए हैं, जो बेसिक स्कूलिंग से आ रहे हैं सर गांव स्तर के, उनके लिए एक बड़ा एक्सपोजर अगर बहुत बड़ा एक्सपोजर है सर। और देखिए सिलेक्शन बोर्ड में भी ये देखा जाता है कि व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज यू हैड केम इनटू योर लाइफ एंड हाउ मेनी ऑफ देम वर अवेल्ड बाय यू, हाउ मेनी ऑफ देम वर मिस्ड बाय यू। इफ इट वाज मिस्ड देन वाज इट अ सर्कमस्टेंशियल मिस और वाज इट एन इंटेंशनल मिस? आप खुद की लापरवाही से उसको छोड़ के आए हो या आप की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। गांव देहात के लड़के हो, ठीक है, आप कई चीजें नहीं कर पाए होगे, मगर जो मौका मिल रहा है आपको, हर एक आने वाले अवसर को अपने जीवन के यूटिलाइज करना चाहिए आपको, तो आप मल्टी टैलेंटेड अपने आप हो जाएंगे। आप परफेक्शन मत ढूंढिए, परफेक्शन ढूंढने जाएंगे तब तो दिक्कत आ जाएगी। आप सुधार करिए और अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर लीजिए, बस दैट इज रिक्वायर्ड। नहीं सर, इट्स अ वेरी ग्रेट। और मुझे लगता है कि ये प्रश्न अक्सर आता रहता था, तो एक बड़ा जवाब है। अब इसके बाद सर बच्चा होता है कि एक अटेंटिव में से कुछ खास क्वेश्चन और इंटरव्यू के दौरान होते हैं, जैसे बच्चों से पूछा गया सर कि हु इज़ द हेड ऑफ एनसीसी,
बच्चों से पूछा गया सर कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ हेड ऑफ एनसीसी। अब बच्चे रह रहे हैं बट कभी कभी कंफ्यूज हैं, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं और इनकी तैयारी इनको ज़रूरी है, करना पड़ेगा। साथ ही साथ सर, हाउ मेनी डायरेक्टोरेट आर द इन देयर एनसीसी, आखिर कितने डायरेक्टोरेट है हमारी पूरी। वाई यू ऑप्टेड फॉर पर्टिकुलर विंग, आपने आखिर ये विंग क्यों चुना? देयर इज ऑप्शन फॉर द आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो सर ये तो अलग अलग रीज़न, क्या सर इसका कोई पर्टिकुलर जवाब है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, क्या हमें जवाब देना चाहिए? Sir, again, it is a question of reasoning ability. One should have a clear reason why he is working that way. तो मैंने अगर आर्मी विंग चूज़ की है तो मुझे क्लियर पता होना चाहिए कि आर्मी विंग के क्या आई शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एयरफोर्स एंड नेवी, आर्मी। अब होता भी ऐसा है कि सर ये बहुत कम अवेयर्ड होते हैं उस समय, तो जो विंग मिल जाता है उसको ये लोग जल्दी ऑप्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों का डाई हार्ड पैशन होता है कि नहीं जी मुझे नेवी बटालियन में ही जाना है, तो वो ढूंढते हैं फिर कि नहीं जी नेवी बटालियन कहाँ पर है, तो वहाँ चले जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ पैशन, आपका जो पैशन था इस वजह से आपने, व्हाट स्पेसिफिक रीजन यू हैड, और ये आपका आंसर है, इसे कोई और आपको नहीं बता। बच्चे अक्सर इसका सर जवाब क्या दें, तो मैंने कहा इसका जवाब आप देंगे। आखिर आप एक विंग के साथ जुड़ रहे हैं तो इसकी वजह और रीजन आपके पास होने चाहिए, और रीजन नहीं भी है तो बनाइए, क्लियर ढूंढिए कि क्या रीजन है जो ऐसा आप कर रहे हैं। सर, नेम ऑफ योर बटालियन बच्चों से जो है पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाए। वहाँ सीओ कौन था और सीओ के साथ साथ एनओ भी वहाँ पे कौन था। जैसे अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, एनओ की रैंक भी सर डिफाइन करनी पड़ती है, तो उन्हें एनओ की रैंक क्या रहती है सर? अप टू मेजर रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों से पूछ लेता है कि हु इज़ योर एनओ, तो देन पीपल टेक डायरेक्ट नेम मिस्टर विजय कुमार, वाई यू हैव रैंक देयर, यू नीड टू ऐड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, वट एवर। तो दैट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी डिस्टिंग्विश को या किसी भी अपने ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो फौज से आए हुए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनकी रैंक के साथ उनको जो है इंट्रोड्यूस करें वहाँ पे सर, ठीक है ना। योर बटालियन फॉल्स अंडर विच ग्रुप हेडक्वार्टर एंड डायरेक्टोरेट, ये भी प्रश्न बच्चों से सर बिल्कुल पूछा जाए, और ये अपडेट रहना चाहिए, तो सीख भी जाते हैं कोई बड़ा प्रश्न। अब आप सी सर्टिफिकेट मतलब 3 साल एनसीसी किए हैं और आप अगर बटालियन हेडक्वार्टर कोई नहीं जानते हैं तो फायदा क्या है? फायदा क्या है उस चीज़ का? और रैंक इन एनसीसी सर, जिसमें तो हम लोगों ने डिफाइन किया लांस कॉर्पोरल से स्टार्ट हो जाता है, दैट गो ऑन द सीनियर अंडर ऑफिसर्स तक जाता है। बीच की भी कुछ रैंक्स होती हैं सर इनमें? हाँ सर, इसमें क्वार्टर मास्टर भी बनते हैं लोग, अंडर ऑफिसर भी बनते हैं, सार्जेंट होते हैं, कॉपल होता है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ पोस्ट। मतलब मुझे लगता है कि मिनी फौज जीने का मौका मिलता है। मिनी फौज है सर, ये बिल्कुल मिनी फौज तरह का एक वर्जन इन्हें देखने को मिलता है सर। लास्ट क्वेश्चन सर, जो बच्चों का देश भर से रहता है कि सर ये जो सर्टिफिकेट्स हैं हमारे, जो है ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, और फाइनली ए बी का कोई मतलब नहीं, मतलब भी सी सर्टिफिकेट, और जिसमें भी ए और बी ग्रेड का होना ज़रूरी। तो सर जैसे कि अभी हम लोग डिस्कशन भी इस चीज़ को अक्सर करते हैं, तो बच्चों के लिए क्या आपसे 9-10 से सर बच्चे इसके लिए फोकस करें, 11 से भी स्टार्ट कर सकते सर? जिन्होंने अभी एनसीसी पार्टिसिपेट करना है उनको 9th से स्टार्ट करना चाहिए। 9 से? बिल्कुल सर। तो 9-10th मान लीजिए जिन बच्चों ने नहीं किया सर और फाइनली वो 11th में आ गए, तो क्या वो एनसीसी नहीं ज्वाइन कर सकते सर? नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, वहाँ से भी कर सकते हैं, बस ए सर्टिफिकेट का चांस उसका मिस हो जाता है, फिर बी सी सर्टिफिकेट के लिए आ जाते हैं वो लोग। तो बी सी सर्टिफिकेट का वैल्यू भी है आगे, उसमें कोई मतलब नहीं है सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर कि जैसे 10+2 में, तो सर ये मान लें हम कि 11th-12th में आपका बी सी सर्टिफिकेट डन हो जाता है, बीसी सर्टिफिकेट डन है। और ग्रेजुएशन में सर ये 3 इयर्स की जर्नी हो जाती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जाएगा, तब जा करके आप बीसी सर्टिफिकेट का होल्डर वहाँ पर हो पाएंगे। सर क्वेश्चन ये बन रहा था कि लाइक बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं सर मेरे स्कूल में नहीं है, मेरे कॉलेज में नहीं है सर, और सच भी है सर, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में भी जाना नहीं है गाँव स्तर पर सर जहाँ नहीं है, तो सर उनको क्या करना चाहिए, वो बेचारे कैसे करें और कैसे एनसीसी में अपना जुड़ाव लाएं? उनके लिए सिंपल एक काम है सर कि वो नियरेस्ट बटालियन हेडक्वार्टर में चले जाएं, और आप जब अपने इंटरेस्ट से जाकर के चीज़ें बताएंगे कि साहब मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ और मुझे एनसीसी करने का इंटरेस्ट है, मेरे स्कूल में ये सुविधा नहीं है, तो वो सबसे बेहतर गाइडेंस आपको दे पाएंगे। बटालियन हेडक्वार्टर में कुछ वैकेंसीज बाहर के स्कूलों के लिए, ऐसे स्कूलों के लिए छोड़ी जाती है जहाँ पर एनसीसी की सुविधा नहीं है, तो आप अगर वहाँ फिट हो जाते हो तो भी आपके लिए चांस मिलेगा। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है, वहाँ आप मौका पा सकते हैं और कर सकते हैं। फाइनली सर इट वाज वेरी नाइस डिस्कशन। आई थिंक हम लोगों ने हर ऑब्जेक्ट को कवर किया। कुछ बेसिक चीज़ें जैसे सीनियर डिवीज़न विंग बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सर जो एज बताई गई है 26 ईयर तक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं जूनियर डिवीज़न के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सर 12.5 साल से लेकर 18.5 साल तक डिफाइन की गई है, जो कि हम समझ सकते हैं कि 9, 10th, 11th, 12th
जो कि इस डिवीज़न में कंप्लीट कर लेते हैं। एंड जूनियर डिवीज़न बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सर 2 ईयर का इन्होंने रखा हुआ और सीनियर डिवीज़न के लिए सर 3 years का रखा हुआ है। अप्लीकेंट फॉर द इनरोलमेंट स्टूडेंट डिजायर टू बीइंग इनरोल्ड इन द सीनियर डिवीजन शैल अप्लाई टू द ऑफिसर कमांडिंग द यूनिट, वहाँ पे जा करके ये इन्फॉर्म करेंगे। स्टूडेंट डिजायरस ऑफ बीइंग इनरोल्ड इन द जूनियर डिवीजन शैल अप्लाई टू द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल प्रोवाइडिंग द यूनिट ऑफ पार्ट देयर ऑफ, अगर वहाँ कर रहे हैं तो इस चीज़ को जाके प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिक में सर कुछ लिखा है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो रिलेटेड रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे, मेडिकल एग्जामिनेशन भी है जी, उसके बाद एक नॉर्मल मेडिकल होता है, बहुत टफ नहीं होगा। एंड पैरेलली सर फिजिकल टेस्ट ऑल्सो कंडक्टेड ऑन द, इनका फिजिकल टेस्ट का भी बात यहाँ पे रखा गया है जो इनके लिए सर ज़रूरी हो जाता है। ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में जो है बहुत सारी चीज़ें रिफाइन की गई नेशनल कैडेट कॉर्प्स को लेकर के, जिसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है सर, कैंप ट्रेनिंग है, एनुअल रिपब्लिक डे कैंप है सर, प्राइम मिनिस्टर रैली है सर, अटैचमेंट ट्रेनिंग जो हम बात कर रहे थे अभी सर, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम YEP की आप बात कर रहे थे सर, एडवेंचर बेस्ड लर्निंग जिसको हम ABL के नाम से यहाँ समझ पाएंगे, एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी वहाँ पे एग्जीक्यूट की जाती हैं। तो मुझे लगता है सर करियर के तौर पर एक बेहतर ऑप्शन है ये सर, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप ये सोचिए YEP अगर करने रशिया जा रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। आप पढ़ रहे हैं अभी और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जाकर के NCC को रशिया में, तो ऐसे आपको मौके बहुत सारे मिलेंगे अगर आपके अंदर इच्छा है तो जी। और कमीशन पे तो हमने बात ही की कि NCC एंट्री है, CDS में भी प्रिविलेज है, FCAT में भी है, INET में भी है, बट पहले सर अगर हम आर्मी रैली भर्ती की बात कर लें सर, तो जितने भी हमारे C सर्टिफिकेट होल्डर हैं बच्चे, उन्हें तो सर CEE से जाना ही नहीं, मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का हिस्सा नहीं, केवल फिजिकल स्टैंडर्ड से ही आप एलिजिबल हो जाते हैं। और अब तो सर लकली मैं कह सकता हूं कि केवल गर्ल्स के लिए नहीं रहा ये, बॉयज़ के लिए नहीं रहा, अब तो गर्ल्स के लिए भी सर WMP के रूप में आ गया, विमेन मिलिट्री पुलिस, या हम उसको CMP भी कह सकते हैं, कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, उनके लिए भी सर एक गोल्डन 100 वैकेंसी है, 100 वैकेंसीज है, आई थिंक एनफ वैकेंसी, और आपको प्रिविलेज वहाँ पर मिलेगा इस चीज़ को लेकर के। तो अल्टीमेट सर डिस्कस करें तो NCC इज वन ऑफ द ग्रेट करियर ऑप्शन अगर इसको हम चुन रहे हैं। बट पहले मैं इसके साथ चाहूँगा कि जो और भी ऑप्शन आते हैं उनको ऑप्ट करिए, और आपने ये चैलेंज लिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनमें भी आपको बेहतर करना है और फाइनली सफलता को सुनिश्चित करना है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी NCC कैडेट्स हैं इस देश के, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द हम और कैप्टन सर, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे बहुत सारे पहलुओं को, मैं जानता हूं बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस बन रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में भी जाके आप पूछ सकते हैं, हम जवाब बिल्कुल देंगे वहां पे। बट पहले एक वादा स्ट्रांगली मैं कर देना चाहता हूं बच्चे आप सबको कि हम और कैप्टन सर आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे और देश के एक एक NCC बच्चे तक ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, वीडियो स्प्रेड होना चाहिए, क्योंकि स्पेशली हम आपको सौरभ सर के ऐप पे जो है बुलाएंगे, जहां हम प्राइवेट तरीके से बैठ करके 1 to 1 बिल्कुल आमने सामने हर क्वेश्चंस का आपका जवाब देंगे, हर वो डाउट्स आपका क्लियर करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके सफलता में एक रोड़ा बन के आता है। और इतना कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आपको हम लाएंगे कि आप में आत्मविश्वास आएगा और आने वाली SSB और अपकमिंग जितने भी रिटन एग्जाम्स होंगे ग्रेजुएशन लेवल पे, उनमें भी आप बेहतर कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपने सीखा होगा सर। अब फटाफट प्लान करते हैं सर इनसे डायरेक्ट मिलने का, और मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना, इस बात का ध्यान रखिएगा। सौरभ सर के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और फटाफट जब आपको इवेंट में घोषित करूंगा पर्सनली आऊंगा, और देश का हर NCC का बच्चा जिसने इस फॉर्म को अप्लाई किया है, एक एक बच्चे को मैं इस सेशन के अंतर्गत चाहता हूं पूरे देश से, केवल एक उद्देश्य से कि किसी के मन में कोई डाउट और भ्रम न रहे, एक क्लैरिटी, एक पॉजिटिविटी और एक एनर्जी के साथ आप लोग बढ़े और फाइनली जो है अपने आने वाले SSB में कमाल कर पाए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने फॉर्म भर लिया है, अब बस नेक्स्ट डे बोले तो इस मंडे से ही यार तैयारी में लग जाओ, और मंडे को बिल्कुल हम आगाज कर देते हैं SSB के नई बैच का, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेजर कलसी परिवार में। NCC के लिए एक स्पेशल जर्नी स्टार्ट करने का समय है और एक अवेयरनेस फैलाने का भी समय है। सर लास्ट वर्ड कुछ बच्चों के लिए, बच्चों ने फॉर्म भर लिया है, अब सर ये SSB के लिए आपसे बिल्कुल भिड़ जाएंगे, तो कुछ बच्चों को बताएं लास्ट टाइम। इट्स लाइक लास्ट 100 मीटर रेस लेफ्ट फॉर यू। पूरी जान लगा दीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रखिए, जो शॉर्टकमिंग्स हैं अपने आप को एनालाइज करिए, और अगर कुछ शॉर्टकमिंग्स नज़र आती हैं तो देयर आर पीपल टू सपोर्ट यू, वो आपका सपोर्ट करेंगे, आप अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए बस। चलिए, थैंक यू सर, इट वाज लवली डिस्कशन। आई होप बहुत कुछ सीखा होगे। बेस्ट ऑफ लक और फटाफट हम किसी परिवार में आओ और SSB की जबरदस्त तैयारी के साथ अपनी सफलता को सुनिश्चित करके दिखाओ। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।